ये बच्चा लोग, तो अपन अपने सेशंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो सेशंस हमारा जो है वो थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ गया था। तो क्लास को बढ़ाते हैं। क्या मैं लाइव हूँ? ओके। तो आज का जो लेक्चर है वो एग्जेक्टिव को लेके प्रैक्टिस सेशन से पहले जो हम क्वेश्चंस करते हैं, जब हमारा थ्योरी का पार्ट खत्म हो जाता है उसके पहले का आखिरी सेशन होगा। कुछ छोटे छोटे से और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन पे बेस्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आज हम लोगों को बहुत प्यार से, बहुत सावधानी से उन चीज़ों को देखना है। और आज की क्लास में ऐसा कुछ नया चीज़ नहीं है जो आप बहुत मतलब ऐसा बहुत स्ट्रेस लोगे या बहुत ऐसा होगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आपने बेसिक सही से पढ़ रखी है और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 सही से पढ़ रखा है, थोड़ी सी अगर आपको जानकारी एग्जेक्टिव की बचपन से रही है, तो आज का लेक्चर बहुत आराम से, बहुत मक्खन की तरीके से आ जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 6 तारीख को मैंने ये बोला था कि हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ बिजनेस मीटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ा। इस वजह से मुझे 2 दिन और डिले करना पड़ा। तो हम लोग 5 बजे का समय रखते हैं CHSL की, जो CGL और CHSL के लिए प्रैक्टिस सेशंस हैं। इन प्रैक्टिस सेशंस को 5 से लेकर 6 बजे तक हम लोग यूट्यूब पे रखेंगे और इसके लिए कोर्स बना दिया जाएगा। सभी बच्चों को कोर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि 30 जो टेस्ट है वो भी टेस्ट होगा। इसके सारे PDF, इसके सारे असाइनमेंट, सारी चीज़ें उसी कोर्स के अंदर, उसी मॉक टेस्ट के साथ सब मिलेगा। और सभी बच्चों को ये प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना है, क्योंकि अब इसके बाद आपका एक तरीके से जो एग्ज़ाम है, किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। और तकरीबन 20 या 25 क्लासेस ऐसी होगी जिसमें प्रीवियस ईयर का पूरा PYQ खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कुछ मॉडल पेपर्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिससे CHSL वाले बच्चे तैयार हो जाएंगे। और साथ में हमारा ड्रीम बैच का कोर्स रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। और उसके बाद CHSL के पेपर के बाद CGL के लिए आखिरी में 45 जो सेट है, 45 से लेकर 50 सेट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो अभिषेक, सोनू, अभिजीत, मनीष, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने इस सुनहरे से बैच में। तो आज की क्लास में एग्जेक्टिव के आखिरी थ्योरी पार्ट को कवर करते हैं। तो आपने इसके पहले लेक्चर्स में एक बात ये देखा था, जब मैंने आपको एग्जेक्टिव की बेसिक्स बताई थी कि एग्जेक्टिव को कंपेयर किया जाता है। एग्जेक्टिव को जब कंपेयर किया जाता है तो उस वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए उसकी कुछ बेसिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आज की क्लासेस में वही थोड़ी सी बेसिक्स को गहराई से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में जो जो एग्जेक्टिव के क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम महसूस ना हो, उसमें हमें किसी भी तरीके का एरर ना हो। तो सभी बच्चों को आज की क्लास को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि आज की क्लास से डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आएंगे, अगर एग्जेक्टिव से क्वेश्चन बनाया गया तो। क्या बात? अगर एग्जेक्टिव से क्वेश्चन बनाया गया तो इसके पहले वाली क्लास से और आज की क्लास से डायरेक्टली हूबहू क्वेश्चन, हूबहू का मतलब हूबहू क्वेश्चन बन के आएंगे। तो चलो हम वापस चलते हैं। जब मैं बात करूं कि अगर एग्जेक्टिव है और एग्जेक्टिव को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहला रूल हम डिस्कस करने वाले हैं वो कि वाइल कंपेरिजिंग एग्जेक्टिव्स, तो कुछ चीज़ों का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम कोई जो है कंपेयर कर रहे हैं कुछ एग्जेक्टिव्स को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़। जैसे हमने आपको ये बताया था कि जो कंपैरिजन होता है, एक तो ये होता है बराबर का कंपैरिजन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन का कंपैरिजन होता है, और बेस्ट का कंपैरिजन होता है। बेस्ट मतलब सबसे अधिक का कंपैरिजन होता है। ये 3 तरीके से हम एग्जेक्टिव को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक सावधानी आपको ये बरतनी होगी बच्चा, कि जब हम बराबर का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर कर रहे हो, एक वो चीज होती है जब नो कंपैरिजन होता है, किसी की सिर्फ क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे होते हो या किसी के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे होते हो, वो एक अलग केस होता है। वो जो एग्जेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है उसको पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव बोलते हैं, जब किसी भी तरीके का कंपेयर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर करने के लिए कम से कम में 2 चीजों का होना जरूरी है। कम से कम में 2 चीजों का होना जरूरी है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, 2 से ज्यादा चीजें होंगी तभी भी आप कंपेयर कर पा रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं कंपेयर करने की, किसी एक आदमी की क्वालिटी बताने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपेयर करने की। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो एक बात को आपको ध्यान रखना होता है कि कोई 2 चीज या 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन, इक्वल टू
टू थिंग्स आपको चाहिए होती है कंपेयर करने के लिए। हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टिव की, तो हम किस किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी क्वालिटी सेम है, तो ये दो डिफरेंट टाइप के नाउन या प्रोनाउन है। क्या है? डिफरेंट टाइप के नाउन या प्रोनाउन है, इनकी जो क्वालिटी है उनको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। एक ये भी केस हो सकता है कि एक नाउन है, इसकी एक कोई क्वालिटी जिसको मैं एग्जेक्टिव 1 बोल दूं बच्चा, इसी की दूसरी क्वालिटी एग्जेक्टिव 2 बोल दूं बच्चा, इन्हीं को आपस में कंपेयर करा दिया जाए। तो ये दो तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेगी सेंटेंसेस में, ये हमको वहीं पे सावधानी बरतनी होगी। तो हम पहला केस उठाते हैं, केस नंबर 1, कि जब हम कंपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन, और इसको बोलते हैं कि अगर हमको बराबर का कंपैरिजन करना है तो हम पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। सावधानी क्या बरतनी होती है बच्चा? कि जब हमें पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करके बराबर का कंपैरिजन करना हो, तो हम कैसे करेंगे कंपैरिजन? एक तो जब नो कंपैरिजन होता है तभी भी आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, और अगर बराबर का कंपैरिजन करना हो तभी भी आप जो है पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहचानोगे कैसे? पहचानते हम ऐसे हैं कि जब नो कंपैरिजन होता है तो आप सिर्फ नाउन के पहले या वर्ब के बाद में आप सिंपली एग्जेक्टिव लगा देते हो। जब बराबर का कंपैरिजन करना होता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होता है बच्चा, कि जो पॉजिटिव डिग्री का आपका एग्जेक्टिव है, इसको आप एज या फिर तो एज के बीच में रखते हो। जो पुराना इंग्लिश ग्रामर था, पुराने इंग्लिश ग्रामर में अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है तो सो एज का इस्तेमाल किया जाता था, और अगर नॉन निगेटिव सेंटेंस है तो एज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एज और सो एज का इस्तेमाल दोनों कर लिया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव किसी में भी, और गलत नहीं माना जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना होता है खास करके कि आपको सो एज का इस्तेमाल नॉन निगेटिव सेंटेंस में अवॉइड करना होता है। एज का इस्तेमाल आप निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो, नॉन निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन सो एज का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में करते हैं ज्यादातर हम, और हम पॉजिटिव सेंटेंस में, नॉन निगेटिव सेंटेंस में अवॉइड करते हैं। ठीक है, नॉन निगेटिव सेंटेंस मतलब एजरेटिव सेंटेंस में हम अवॉइड करते हैं। तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव को जब इक्वल कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। अब इसके लिए एग्जांपल देख लो, जैसे इंडिया इज एज पावरफुल एज चाइना। यहां पे देखो एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। अब दोनों पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, लेकिन इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों इक्वल पावरफुल है। अब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि दोनों पावरफुल है और दोनों बराबर पावरफुल है, तो यहाँ पे एज पावरफुल एज चाइना लिखा हुआ है। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखे, इंडिया इज नॉट, जैसे नॉट लगाएंगे हम एज को सो में बदल देंगे बच्चा, नॉट सो पावरफुल एज चाइना। तो अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में हम सो एज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम एज का भी इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस नॉन निगेटिव है, लाइक एजरेटिव है, तो इसमें अगर ऐसे लिख के आ जाए इंडिया इज सो पावरफुल एज चाइना, तो इसका इस्तेमाल सही नहीं समझा जाता है। जब भी एग्जाम में अगर आपको ऐसे आ जाए इंडिया इज सो पावरफुल एज चाइना, तो इसको बदल के आपको क्या करना होता है, इंडिया इज एज पावरफुल एज चाइना। तो कुल मिला जुला के इस बात को ऐसे समझो कि एज का इस्तेमाल निगेटिव नॉन निगेटिव दोनों में करते हो, लेकिन सो एज का इस्तेमाल नॉन निगेटिव सेंटेंस में अगर दिया हो तो उसको आप अवॉइड करते हो, उसको बदल के एज कर देते हो। तो पॉजिटिव डिग्री के एग्जेक्टिव की जब बात कर रहे हैं इक्वल कंपैरिजन के लिए, तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से अगर बात करें कंपैरेटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का कम इस्तेमाल करते हो, कंपैरेटिव डिग्री के एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो ग्रेटर देन या लेस देन किसी दो नाउन, किसी दो एग्जेक्टिव के विषय में बताने को लेके। ठीक है, द ट्रेन रन्स फास्टर देन द बस। यहां पे देखो एक द ट्रेन है और द बस है, द ट्रेन है द बस है, और बोला जा रहा है कि जो ट्रेन है वो बस से ज्यादा तेजी से जो है रन करता है। अब यहाँ पे ज्यादा जब कम की बात होगी तो आप क्या काम करते हो, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो। और कंपैरेटिव डिग्री दो तरीके से लगाई जाती है, आपको पता है ईआर और देन का इस्तेमाल किया जाता है। ईआर और देन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चा
और मोर के साथ देन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने आती है कि नहीं बनानी आती है। जिसका ईआर लगा के बनता है उसका ईआर लगा के बनाओगे, जिसका मोर लगा के बनता है उसका मोर लगा के बनाओगे। ठीक है, ये बचपन में आपने सीखा होगा, तो किसी भी बुक से थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, आपको ईआर और मोर वाले सारे के सारे शब्द मिल जाएंगे बच्चा। ठीक है, तो आई एम रिचर देन ही, मैं उससे ज्यादा रिच हूं, यहां पे हमको ये बताना है। तो इसके और उसके बीच में, इसके रिचनेस के बीच में ज्यादा कम का कंपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्यादा कम का कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ये देखिएगा कि तीसरा जो फॉर्म होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब आप करते हो जब आपको सुप्रीम बताना होता है कि सब में एक सबसे बेहतरीन है, उस केस में आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो। और ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दे का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर पॉजेसिव एग्जेक्टिव हो, जो कि आप लोगों ने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ा और पॉजेसिव एग्जेक्टिव में भी पढ़ा है, अगर कोई पॉजेसिव एग्जेक्टिव अलग से दिया हो तो आर्टिकल दा का, इस वाले केस में आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होती है। तो लेड इज द हैवीएस्ट मेटल लिखा हुआ है, बहुत सारी मेटल्स हैं, उस मेटल्स में से लेड सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, सबसे ज्यादा भारी है। तो यहां पे देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी से पहचानोगे और आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, रवि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यहां पे बात हो रही है रवि जो है क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ईएसटी से सुपरलेटिव डिग्री पहचानोगे और आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूरी है। तो ये छोटी सी सावधानी आपको बरतनी है। अब जैसे मैं मान लूं कि यहां पे जैसे लिख दूं कि यहां पे आर्टिकल दा की जगह अगर लेट्स फॉर एग्जांपल माई, हिज, आवर, ये सारा का सारा दिया हो तो आर्टिकल दा नहीं लगाते हो पॉजेसिव एग्जेक्टिव के साथ। अब एग्जांपल लेंगे हम। एक चीज और आपको ध्यान रखना होता है कि अगर बात करते हैं दो के लिए, दो में अगर हमें किसी को सुप्रीम बताना हो, दो में अगर किसी चीज को सुप्रीम बताना हो, तब उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान रखना है आपको, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब तीन या तीन से ज्यादा की बात हो। दो की बात हो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे। जैसे इसके लिए सेंटेंस है, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगेस्ट। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे लिखा हुआ है द फॉर्मर। अगर दो की बात हो रही है तो पहला वाला को फार्मर बोलते हैं और दूसरे वाले को लेटर बोलते हैं। तो फॉर्मर ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, यहां पे दो की बात हो रही है बच्चा, द फॉर्मर इज द बिगेस्ट, पहला सबसे बड़ा है। दो की जब भी बात हो तो आप ईएसटी नहीं लगाओगे, आप मोस्ट नहीं लगाओगे, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाओगे। आप बिग की जगह यहां पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे बिगर। क्या लिखोगे? फॉर्मर इज बिगर, पहला वाला बड़ा है। आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है, क्या कि अगर दो की बात हो तो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, तीन या तीन से ज्यादा की बात हो, उसमें सुप्रीम बताना हो तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा पेज है इसमें तीन इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्या कि अगर आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हो इक्वल कंपेयर करने के लिए, तो ध्यान रखना है कि अगर नॉन निगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, नॉन निगेटिव सेंटेंस हो तो सो एच का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, नॉन निगेटिव सेंटेंस है, सो एच का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर पॉजेसिव एग्जेक्टिव वहां पे साथ में आया हुआ है बच्चा, तो उस केस में आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये एक छोटी सी बात है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दो के लिए आप हमेशा जो है कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो, तीन या तीन से ज्यादा के लिए सुप्रीम बताने के लिए आप जो इस्तेमाल कर सकते हो वो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको वो बताना हो। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में जब आप कंपेयर कर रहे होते हो तो लेड इज द हैवीएस्ट मेटल जैसे लिखा हुआ है। अभी आगे चलते हैं, इसी पे एक चीज और आती है जो कंसेप्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सीक्वेंस से चलते हैं ताकि आप लोगों को हम समझा सके। देखो इसमें अब ये तो हमारा जो बेसिक है जो कंपेयर करते हैं उसके लिए कुछ चीजें हैं। इसके बाद इसी को जो हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक पॉजिटिव डिग्री कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर कर रहे हैं, या सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयर कर रहे हैं, तो जो अभी मैंने आपको चीजें बताई वो यूजुअल रूल है। इससे थोड़ी सी चीजें वैरी करती है जिसमें हमको थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। और एग्जाम में बच्चा क्या होता है, एग्जाम में एक्चुअली इन पे क्वेश्चन अच्छे से बन जाते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर एक नाउन या प्रोनाउन है, एक नाउन या प्रोनाउन है, बात मेरी फिर से सुनिएगा, एक नाउन हो या प्रोनाउन हो और उसका दो एग्जेक्टिव हो, क्या हो, एग्जेक्टिव वन हो, एग्जेक्टिव टू हो, और इन दोनों एग्जेक्टिव का आपस में कंपैरिजन हो। क्या, फिर से बात को धीमे से बताता हूं मैं। एक ही नाउन दिया हुआ है, उसकी दो क्वालिटी है, दो क्वालिटी का मतलब दो एग्जेक्टिव है, इन दो एग्जेक्टिव को आपस में कंपेयर किया जाए। जैसे बोला जाए कि भाई आप
वाइज होने से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वाइज होने से ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो, या इंटेलिजेंट से आप ज्यादा वाइज हो, इस वक्त पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। इस वक्त पे आपको यहाँ पे ये समझना होता है कि इस वाले केस में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल बेसिकली जो है ER का इस्तेमाल नहीं करना होता है अगर किसी का कंपैरेटिव डिग्री ER से बनता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, वाइज का बनता है वाइजर और वाइजेस्ट, वाइजेस्ट बनता है ये। लेकिन अगर आपको एक नाउन के दो क्वालिटी को कंपेयर करना हो तो हम क्या काम करते हैं, ये वाइज आपका पॉजिटिव डिग्री है, क्या है बच्चा, पॉजिटिव डिग्री है, इसके पहले हम मोर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसके पहले मोर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे ही आपका एक प्रोनाउन है, क्या है, ये आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है, इसकी दो क्वालिटी है, ये क्या है, ये बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट है। लेकिन सेंटेंस में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसके इन्हीं दोनों क्वालिटी को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा वाइज है, वो इंटेलिजेंट होने से ज्यादा वाइज है। हमको ये एक बात बतानी है। तो दो चीजों में हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ज्यादा या कम के लिए हम क्या काम करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे वाइजर देन इंटेलिजेंट है तो हमको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन बात को फिर से ध्यान रखिएगा, नाउन एक होना चाहिए, क्या, नाउन एक होना चाहिए, एक नाउन की दो क्वालिटी होना चाहिए। उन दो क्वालिटी को अगर कंपेयर कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ER और देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोर प्लस देन का इस्तेमाल करते हैं। भले ही उस एग्जेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री ER से बनता हो, क्या, भले ही उस एग्जेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री ER से बनता हो। तो ही इज मोर वाइज, क्या बनेगा बच्चा, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक नाउन की दो क्वालिटी को हम अगर कंपेयर कर रहे हो, एक नाउन के दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो, तो हमें ध्यान रखना इस बात का कि हमको मोर प्लस देन का इस्तेमाल करना होता है, ER प्लस देन के बजाय मोर प्लस देन का इस्तेमाल करना होता है। ये बात आप खास करके नोट कर लो। जैसे योर फ्रेंड इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, योर फ्रेंड इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, तुम्हारा जो दोस्त है इंटेलिजेंट होने से ज्यादा वो बहादुर है। तो तुम्हारे दोस्त की दो क्वालिटी, एक तो वो बहादुर है, दूसरा वो इंटेलिजेंट है, और इन दोनों को आपस में बच्चा हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। जब हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो हम ER के साथ क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 इन दोनों क्वालिटी को जब हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि हम क्या करते हैं, हम मोर प्लस देन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, मोर प्लस देन का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेवर की जगह क्या होना चाहिए, मोर ब्रेव, क्या होना चाहिए बच्चा, मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। तो ब्रेवर की जगह मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट लगाओगे, क्या लगाओगे, ये लगाओगे। अब ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, ये पॉइंट नंबर 1 ध्यान रख लो, पॉइंट नंबर 1 ध्यान रख लो। एक तो ये आपको सावधानी, जो वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन में एक सावधानी। इसके अलावा एक और चीज होती है कि जब आप कंपेयर करते हो, जैसे एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है बच्चा, प्लेटिनम इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। प्लेटिनम का कंपेयर हम कर रहे हैं, प्लेटिनम का हम कंपेयर कर रहे हैं, और प्लेटिनम के बाद हम बोल रहे हैं कि बहुत सारी मेटल्स है। प्लेटिनम जो है वो सब मतलब बाकी मेटल से ज्यादा महंगी है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्लेटिनम, बात समझिएगा, प्लेटिनम सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा महंगी है, हम ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सेंटेंस ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटिनम बाकी मेटल से ज्यादा महंगी है। तो प्लेटिनम इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। प्लेटिनम की जगह आप गोल्ड भी लिख सकते हो, गोल्ड भी लिख सकते हो कि गोल्ड और प्लेटिनम में से बहुत महंगी धातुएं आती है। प्लेटिनम और गोल्ड जो है बाकी धातुओं से ज्यादा महंगी है। तो जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ज्यादा या कम का, सुप्रीम बताने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम मोर का इस्तेमाल करते हैं और देन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ER और देन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें एक सावधानी ये बरतनी होती है बच्चा कि मान लो, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, और ये बकेट से कंपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ज्यादा या कम, क्या ज्यादा या कम का कंपेयर कर रहे हो, ये वाले बकेट से। इस वाले बकेट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं, देखिएगा ध्यान से जो मैं बताता हूं। ये मैं आदमी बना दिया, आप इसको ऑब्जेक्ट ले सकते हो या कोई चीज ले सकते हो, ठीक है। आपने इसको ऐसे ले लिया, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बोल दे रहा हूं कि इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम करते हैं,
कि देखो ये जो प्लेटिनम है बच्चा, ये क्या है, ये आपका मेटल है, ये है आपका प्लेटिनम जो है, ये आपका एक मेटल है। और ध्यान रखिएगा जब मैं बोलूंगा एनी मेटल, तो इसमें इस एनी मेटल में बच्चा क्या होगा, एनी मेटल में, एनी मेटल का मतलब हो गया प्लेटिनम की भी बात तो इसमें होगी ना, प्लेटिनम इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, तो इस एनी मेटल में सारा का सारा आ जाएगा। तो इसमें हम प्लेटिनम का कंपेयर कर रहे होंगे इस पूरे ग्रुप से जिसमें प्लेटिनम भी आ जाएगा। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, तो जब हम बात करते हैं ज्यादा या कम कंपेयर करने की, तो हम हैं, हम अपने आप से ज्यादा या कम का कंपेयर नहीं कर सकते। मैं अपने क्वालिटी का कंपैरिजन आपके साथ कर सकता हूं कि मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है, लेकिन मैं अपना कंपैरिजन अपने से नहीं कर सकता हूं कि मुझे ज्यादा जानकारी, अपने से ही ज्यादा जानकारी है। अरे मुझे अपने से बराबर जानकारी होगी, अपने से ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो ये वाले केस में बस एक सावधानी बरतनी होती है, ये जैसे मेटल का कंपेयर कर रहे हो बाकी मेटल से कि ये मेटल इन मेटल से ज्यादा महंगा है, तो आपको क्या करना होगा, ये मेटल इसमें से बाहर निकाल दो। ये मेटल बाहर निकाल दोगे तो जब आपका अब बकेट साइज जो बनेगा, वो बकेट साइज देखो कैसे बन जाएगा, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया बच्चा, और ये बच गया, और ये वाला जो चीज है ये निकल गया बाहर, यहां से वाला निकल गया। अब जब इसका कंपेयर करोगे कि प्लेटिनम जो है बाकी मेटल से, जो है बाकी मेटल से ज्यादा जो है महंगा है, तो सही होगा। तो ये वाले केस को आपको अवॉइड करना होता है और इस वाले केस के हिसाब से चीजों को करेक्ट करना होता है। तो ये तो रहा समझने के लिए कि क्यों हमको निकालना होता है, क्योंकि हम सेम चीज का सेम चीज के साथ ज्यादा या कम कंपैरिजन नहीं कर पाते, उसको आपको हटाना पड़ेगा। यहां पे अगर इस सिचुएशन को डालना है तो आप सिंपली ये लिख दो, एनी के बीच में आप अदर डाल दो। क्या डाल दोगे, एनी के बीच में अदर डाल दोगे। तो प्लेटिनम इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, इसका यह मतलब है कि प्लेटिनम जो धातु है वो बाकी धातुओं से ज्यादा महंगी है। अब जैसे ही हम एनी अदर लिखते हैं, इसका यह मतलब है इसमें से प्लेटिनम हट गया है। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं डायमंड, अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं लिख दूं डायमंड, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, तो सेंटेंस सही होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो डायमंड है वो आपका मेटल नहीं होता है, डायमंड आपका मेटल नहीं होता है, प्लेटिनम आपका मेटल है, और आप कंपेयर कर रहे हो मेटल के साथ। तो जब सेम चीज का सेम चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपको ये सावधानी बरतनी होती है कि आपको इधर वाला जो पार्ट होता है, जो इधर वाला पार्ट है, इस वाले बकेट में, इस वाले ग्रुप में ना हो। इस चीज की खास करके सावधानी बरतनी होती है। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम बचा है, प्लेटिनम को आपको बाकी मेटल से हटाना होगा, इसके लिए एनी अदर लगाना होगा। ध्यान रखिएगा कि एनी अदर का इस्तेमाल, मैं की पॉइंट बता रहा हूं जो बच्चा एग्जाम में जाके गड़बड़ कर सकता है, वहां पे कैसे सावधानी बरतनी होती है। केस कौन सा है? केस होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। केस कैसा होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान रखना होता है जब आप कंपेयर कर रहे होते हो दोनों साइड, लाइक प्लेटिनम मेटल है, दूसरे साथ मेटल के साथ है, तो ऐसे में आपको एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करना होता है। किसका? एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन एग्जाम कंफ्यूज करता है आपको। अभी मैं एक और सेंटेंस दूंगा जहां पे एग्जाम आपको कंफ्यूज करता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे होते हो, जिस चीज का कंपैरिजन बाकी चीजों से कर रहे होते हो, तो बाकी में ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो। इस चीज की सावधानी आपको बरतनी होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखूं, गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस ऐसे भी आपके एग्जाम में आता है, तो आपको ये रूल पढ़ने के बाद ये वाले रूल पे हमेशा ध्यान चला जाता है। गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, गंगा जो है सभी रिवर्स में से सबसे ज्यादा पवित्र है। यहां पे ज्यादा कम का कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे सुप्रीम का कंपैरिजन हो रहा है। गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। अब यहां पे ऑल अदर मैंने लगा दिया है, तो गंगा जो है सबसे ज्यादा होलिएस्ट है सभी रिवर्स में से, तो यहां पे हमने रिवर्स में से गंगा को हटा दिया। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो तो आपको नहीं हटाना होता है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो तब आपको हटाना होता है। सुपरलेटिव डिग्री में एनी का इस्तेमाल होता है और कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है ऑल अदर लिखा हुआ है, ये ऑल अदर हटा दो, ये आपको यहां पे लिखोगे कि गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ एनी रिवर्स, एनी रिवर प्रेजेंट इन इंडिया, एनी रिवर कुछ भी, ठीक है।
गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, ऑल के साथ अदर बस हटा दो, ये अदर का जो कीवर्ड है ये जैसे ही आप हटा दोगे इसका मतलब हो जाएगा कि सभी रिवर्स में से गंगा सबसे ज्यादा पवित्र है। तो इसको आपको याद कैसे रखना होगा, इस की पॉइंट को आपको ऐसे याद रखना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अगर इस्तेमाल हुआ हो सेम इसी कंसेप्ट पे है तो आपको सिर्फ ये सावधानी बरतनी होती है, वहां पे एनी चलेगा, अदर कीवर्ड नहीं चलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को बात समझ में आ गई, बहुत छोटा सा रूल है, बहुत प्यारा सा रूल है, ये सावधानी आपको बरतना होता है। अब जैसे एक चीज और है, राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। यहां पे देखो सेंटेंस थोड़ा बड़ा कर दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ इस पार्ट पे खास करके फोकस करो बच्चा, इस वाले पार्ट पे खास करके फोकस करो, इस वाले पास पे। आगे तो खाली जोड़ा गया है, राम इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, तो यहां पे वाइजर और यहां पे इंटेलिजेंट दोनों को जोड़ा गया है। तो आपको इस वाइजर को बच्चा क्या करना पड़ेगा, एक राम की दो क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है तो यहां पे वाइजर को आपको मोर वाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोर वाइज करना पड़ेगा। मोर वाइज करोगे तो अभी ये जो पार्ट है, ये सेंटेंस है, वो हो जाएगा करेक्ट। तो ये छोटा सा रूल था जो आपको खास करके सावधानी में रखना था कि जो नाउन, एक नाउन प्रोनाउन की दो एग्जेक्टिव को कंपेयर किया जा रहा है तो ध्यान रखना होता है कि आपको मोर प्लस देन का इस्तेमाल करना होता है, ER प्लस देन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो सभी बच्चों को चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी और आई थिंक कि सारे के सारे बच्चे बहुत समझदार हो गए हो और सारे बच्चे CHSL का प्रैक्टिस सेशन जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें आपका रिवीजन अच्छा खासा होगा और अभी आप धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ने वाले हो। जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ बस अब चलते रहो, स्पीड बहुत अच्छा पकड़ने वाले हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद थोड़े से और रूल की तरफ पहुंचेंगे। ये बहुत छोटा सा रूल है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। एक तो आपको याद रहे ये IOR जिस शब्द के अंत में आता है इसके बाद हमको ध्यान रखना होता है, इसके बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कंपेयर करने के लिए आता है। IOR अगर किसी के अंत में आता है इसके बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे के सारे IOR वाले हैं। तो IOR के साथ ये सभी को याद भी हो गया होगा, अगर आपने एक आध बार भी पढ़ाई की होगी, अगर तैयारी की होगी तो IOR वाला सभी को याद हो जाता है। इसके अलावा एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मैं आपको खास करके बता देता हूं, ये जरूर पढ़ के चाहिएगा। एक होता है प्रेफर और एक होता है प्रेफरेबल। क्या होता है, एक प्रेफर शब्द होता है, एक होता है प्रेफरेबल। ये इनके साथ आपको एग्जाम में देन लगा हुआ मिलेगा। आई प्रेफर टी देन कॉफी, ये आपके एग्जाम में अक्सर करके क्वेश्चन आता है। दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, आई प्रेफर टी देन कॉफी। और हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ देन नहीं इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ बच्चा टू इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा जितने भी IOR वाले से इंड होता है आपका एग्जेक्टिव, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इन सब के बाद हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे ही इज सीनियर देन मी, सेंटेंस ऐसे आएगा, दिस इज सुपीरियर टू दैट इन क्वालिटी, तो यहाँ पे सुपीरियर के साथ टू, इट्स ओके। ही इज सीनियर के साथ देन लगा हुआ है तो बच्चा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू। बहुत आसान सा रूल है, बस ये शब्द आपको याद रहना चाहिए। याद में क्या, सारे शब्द याद रखने के बजाय IOR याद रख लोगे, याद रह जाएगा। ये दो शब्द याद रखना चाहिए, प्रीफर और प्रेफरेबल, और ये याद हो जाएगा। इतनी बार आपके प्रैक्टिस में आएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो नाउ ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही इज जूनियर टू अस, इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर, इंफीरियर के साथ देन लगा, इंफीरियर के साथ टू लगा दो, एनी अदर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, और डेथ इज प्रेफरेबल देन लाइफ, डेथ इज प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं लगता है बच्चा, प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सुपीरियर देन यू। अब देखो यहाँ पे एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सुपीरियर, सुपीरियर के साथ क्या लगा हुआ बच्चा, देन, तो देन नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, टू। तो आपको ये थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि IOR के साथ टू, प्रेफर के साथ और प्रेफरेबल के साथ टू का इस्तेमाल करते हो, इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, IOR के साथ टू, प्रेफर के साथ, प्रेफरेबल के साथ। देखो सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये तो याद रह जाएगा आसानी से। प्रेफर और प्रेफरेबल इतनी बार आपके प्रैक्टिस सेशंस में आ जाएगा कि ये भी आपको याद हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा रूल है और इस पे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई इसमें कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, सीधा कोई पॉइंट है, सीधा आपके एग्जाम में आता है, सीधा आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे।
अब एक और चीज समझना होता है, ये बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है और याद भी रह जाएगा, इसमें कुछ बहुत चीज नहीं है। एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट फॉर्म, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में होती है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि ना उसका ज्यादा होता है ना उसका कम, मतलब वो अपना परफेक्ट पोजीशन होता है। क्या होता है? वो अपना परफेक्ट पोजीशन होता है। जैसे एक होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन शब्द होता है, इसके साथ अक्सर करके आपने देखा होगा फाइनल लगाया जाता है, फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल जब इसके साथ लगाया जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि इसको सुपरफ्लुअस बनाया जा रहा है। पता है कंक्लूजन हम कब बोलते हैं? जब अंत हो जाता है। अंत के बाद कुछ है नहीं ना, अंत के बाद कुछ नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने इसको बोल दिया कि ये सर्कुलर है, क्या बोलता है? इसको सर्कुलर है। अभी ये है सर्कुलर आपका, ठीक है। अब मैं इसके आगे लगा दूं मोर सर्कुलर, ध्यान से समझिएगा बात, मोर सर्कुलर। तो अब इस सर्किल को कैसे बनाओगे? अब इस सर्किल को कैसे बनाओगे? अब इस सर्किल को ऐसे बना दोगे या फिर ऐसे बना दोगे या फिर कैसे बना दोगे? मोर सर्कुलर कैसे बना दोगे? और मोर सर्कुलर, अब ये सर्कुलर है तो सर्कुलर है, कहने का मतलब है कि इनका आप जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हो। बात समझ में आई? अगर जैसे मैंने बोला कि ये ट्रायंगुलर है, कोई चीज क्या है? ये ट्रायंगुलर है, या मैंने ये बोला ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है। मोर स्क्वायर मोस्ट स्क्वायर का कोई मतलब नहीं बनता। ट्रायंगुलर है कोई चीज तो बच्चा ट्रायंगुलर है, मोर ट्रायंगुलर और मोस्ट ट्रायंगुलर का कोई मतलब नहीं बनता। अरे इनकी डायमेंशन, जैसे सर्किल का रेडियस ज्यादा कम हो सकता है, मतलब छोटा सर्किल हो सकता है, बड़ा सर्किल हो सकता है, सर्कुलर है तो सर्कुलर होता है। कोई चीज जैसे मैंने बोली यूनिक है, कोई चीज मैंने बोली यूनिक है, यूनिक हम कब बोलते हैं? जब वो अपने आप में अलग है। अब मैं उसके आगे बोलूं कि मोर यूनिक है या मोस्ट यूनिक है, अरे यूनिक का मतलब यूनिक होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं। जैसे मैं बोलूं एवरलास्टिंग है, सदाबहार है, अरे सदाबहार है तो सदाबहार है। मोर सदाबहार, मोस्ट सदाबहार या मोर एवरलास्टिंग या मोस्ट एवरलास्टिंग का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं, परफेक्ट स्थिति में होते हैं, जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमको सिखाया जाता है मोर और मोस्ट का खास करके ध्यान रखना, तो एग्जाम में इनका मोर और मोस्ट लगा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ऐसे शब्द थोड़े से आपकी डिक्शनरी में होने चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर द वर्ड्स विच आर नोन टू बी एब्सोल्यूट, कि ये एब्सोल्यूट की तरह जाने जाते हैं। तो ऐसे शब्द आपकी डिक्शनरी में कम होंगे, या ऐसे शब्द आप जानते होंगे लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं होंगे कि ये एब्सोल्यूट फॉर्म में है। तो ऐसे सारे शब्दों के साथ अब हम रूबरू होते हैं। जैसे इंटीरियर जब कोई चीज होती है तो इंटीरियर की बात कर रहे होते हैं अंदर की, अब मोर इंटीरियर और उसमें मोस्ट इंटीरियर नहीं होता। इसी तरीके से अगर कोई बात एक्सटीरियर का है, मतलब बाहर के पार्ट को एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अल्टीरियर होता है, इसी की तरीके से मेजर होता है। अगर मेजर है तो कोई चीज मेजर है, कोई चीज माइनर है तो माइनर है, कोई चीज इम्पटी है, इम्पटी मतलब खाली होना। अब एकदम खाली होना, बहुत खाली होना, भयानक खाली होना, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इम्पटी आपने बोल दिया, कोई चीज खाली है मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। अब मोर इम्पटी, मोस्ट इम्पटी, कोई मतलब नहीं बनता है, तो इम्पटी हो गया। अगर आप एक्सेलेंट हो तो एक्सेलेंट हो, सर्कुलर हो तो सर्कुलर हो, एक्सट्रीम अगर कोई पोजीशन है तो लास्ट पोजीशन होती है, चीफ है तो भाई चीफ है। मोर चीफ, मोस्ट चीफ जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंटायर का मतलब पूरा होता है, कंप्लीट का मतलब पूरा होता है, परफेक्ट का मतलब बिल्कुल परफेक्ट होता है, फाइनल मतलब फाइनल होता है, लास्ट का मतलब लास्ट होता है, यूनिक का मतलब यूनिक होता है। कोई चीज यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल है, कोई चीज राउंड है तो राउंड है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर है, कोई चीज इटर्नल एवरलास्टिंग है तो इंटरनल है, एवरलास्टिंग है, ठीक है। और एब्सोल्यूट की तो बात ही कर रहे हैं कि सारे सारे एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है। इम्पॉसिबल है, कोई चीज इम्पॉसिबल है, सुप्रीम है तो सुप्रीम है। तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। क्या है? एब्सोल्यूट टर्म्स है, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाए जाते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं, जो आसानी से आप याद कर लोगे। मैं अभी याद करवा देता हूं। जैसे मैं बोलूं राउंड, ये है शेप, राउंड होना, स्क्वायर होना, ट्रायंगुलर होना, पेंटागन होना, किसी भी तरीके का अगर शेप है तो जो शेप है वो शेप है, ठीक है। अब इटर्नल, सदाबहार, एवरलास्टिंग आइडिया, ये दोनों सदाबहार से रिलेटेड है। लास्ट में एब्सोल्यूट डिस्कशन ही कर रहे हैं। इम्पॉसिबल याद रह जाएगा, सुप्रीम याद रह जाएगा, ठीक है। चीफ भी आपको याद ही रह जाएगा, इंटायर भी याद ही रह जाएगा, कंप्लीट भी याद ही रह जाएगा, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल, यूनिक ये शब्द है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस पे बेस्ड कई सारा क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं आपको दिखा दूंगा। लास्ट और फाइनल दोनों एब्सोल्यूट टर्म होते हैं, परफेक्ट होते हैं, और एक्सेलेंट तो भाई इसको याद कर लो।
सर्कुलर सर्कुलर है, एक्सट्रीम चीफ इंटायर कंप्लीट याद हो गया। इंटीरियर एक्सटीरियर अभी इससे पहले याद कर रहे थे, अल्टीरियर, ठीक है। मेजर माइनर इम्पटी, इम्पटी होता है, याद रह जाएगा। मतलब अगर आपने 2-3 बार इसकी रीडिंग मार ली तो एक भी ऐसा टर्म नहीं है जो आप एग्जाम में देख के पहचानोगे नहीं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं वो यूनिक से को लेके बनाए गए हैं, कंक्लूजन को लेके बनाए गए हैं कि फाइनल कंक्लूजन बोला जाता है, वो एग्जाम में गलत होता है। तो यूनिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है, दिस इज इंफीरियर टू दैट, ठीक है। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, यहां पे देखिए दिस इज इंफीरियर टू दैट, इंफीरियर के साथ टू लगा है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, पुराने वाले से रिलेटेड है, IOR के साथ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं दिस इज मोर इंफीरियर, दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, आपको लगेगा सही है? नहीं यार, मोर मोस्ट नहीं बनाया, दिस इज इंफीरियर टू दैट सही है, मोर और मोस्ट इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग के साथ मोर लगाना अच्छी बात नहीं है। दिस इज द मोस्ट यूनिक, यूनिक के साथ आपको मोस्ट नहीं लगाना चाहिए। यू आर टॉकिंग अबाउट ए मोर इम्पॉसिबल, अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है तो मोर इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। योर आइडियाज आर मोर प्रेफरेबल देन माइन, यहाँ पे मोर प्रेफरेबल, यहाँ पे देन की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे देन की जगह प्रेफरेबल टू होना चाहिए, ठीक है। योर आइडिया इज मोर प्रेफरेबल टू माइन, यहाँ पे प्रेफरेबल के साथ टू का कंसेप्ट है, यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। ये देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपके बच्चा एग्जाम में आए हैं, मैं थोड़ा सा आपको इस पे ध्यान ले जाना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका फोकस ले जाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, ऑल नो दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक स्पीकर ऑफ हर क्लास, सभी जानते हैं कि रानी जो है मोस्ट यूनिक स्पीकर है अपनी क्लास की। अच्छा, मैं ज्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मैं हिंदी ना दूं, हिंदी ना देने का रीजन ये है कि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप इंग्लिश के कीवर्ड्स पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में वही कीवर्ड्स ही काम आएगा, ठीक है। अगर आपको इनकी हिंदी नहीं आती है तभी भी आप अगर हिंदी समझने की कोशिश करोगे ना तो एग्जाम कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। रादर देन, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे ज्यादातर शब्दों के मतलब नहीं पता थे और मैंने इंग्लिश ही सीखना चालू किया, की पॉइंट्स ही पढ़ता था, और की पॉइंट्स एग्जाम में दिखाई देता है। की पॉइंट्स एग्जाम में जब दिखाई देता है तो आपका स्कोर अच्छा होता है और फिर धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, फिर आप हिंदी सीखने की कोशिश नहीं करते हो। एक चीज तो आप लोग ध्यान रखो कि अवॉइड करो जो है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ने को लेके। मैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके आपको पढ़ना नहीं सिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको ये पढ़ना सिखाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन 3-4 साल तक नहीं होता है, क्योंकि वो पहले इंग्लिश को हिंदी में समझते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर जाके एग्जाम में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और टाइम डिले हो जाता है। रेदर देन की पॉइंट पे फोकस रखो। अब जैसे मैं यहीं पे दिखाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो बात कैसे बनती है। जैसे ऑल नो दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक, मैं कहता हूं चलो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे जैसे ही यहाँ पे आया मुझे यूनिक दिखाई दिया और यूनिक के साथ मुझे मोस्ट दिखाई दिया, ठीक है। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं भैया यूनिक यूनिक होता है, इसका मोर मोस्ट नहीं लगाया जाता है। सेंटेंस आपको तुरंत करेक्ट करके लेके चले जाओगे। अब भाई तैयारी कर रहे हो, इतना सेंस तो आ जाता है कि थोड़ा थोड़ा सेंस तो मिल ही जाता है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता है। मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कोई चीज, तो मान लो कोई चीज प्रेजेंट है तो उसका हम पास्ट में हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं या फ्यूचर में ट्रांसलेट कर देते हैं, ये ट्रांसलेशन में गलती होती है। लेकिन यूजुअली अगर हम तैयारी करने आए तो हमारी अंग्रेजी थोड़ी ठीक होती है। मैं उन बच्चों की बात करूं जो बिल्कुल वीक होंगे। इसके बाद अगर बात करूं, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, यहाँ पे फिर से देखो मोस्ट यूनिक के साथ मोस्ट लगा हुआ है, हटाओ भैया इसको। एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक, ये देखो। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट पीस, अब यहाँ पे परफेक्ट के साथ मोस्ट, ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। केप्ट फॉर द बिकॉज सी हैज द एस्थेटिक सेंस टू अप्रिशिएट इट, मैंगो द मोस्ट यूनिक, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यूनिक वाला जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको ये सारे के सारे टर्म यार एटलीस्ट पता होना चाहिए भाई। मतलब इतना आप 3-4 बार आपको पढ़ना होगा कि इंटीरियर एक्सटीरियर अल्टीरियर मेजर माइनर इम्पटी एक्सेलेंट सर्कुलर एक्सट्रीम चीफ इंटायर। और अच्छा मैं आपको बताऊं, इसको याद करने का एक तरीका होता है, मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि मैं यहीं पे याद करा दूं कि मैं इसको कैसे पढ़ता था। अगर भाई साहब कोई चीज खाली है तो खाली है, मतलब इम्पटी है कोई चीज तो इम्पटी है, अगर कोई चीज एक्सेलेंट है तो एक्सेलेंट है, कोई सर्कुलर है तो सर्कुलर है, कोई एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम है, कोई चीफ है तो चीफ है, कोई इंटायर है तो इंटायर है, कोई कंप्लीट है तो कंप्लीट है, कोई परफेक्ट है तो परफेक्ट, कोई फाइनल है तो फाइनल है, कोई लास्ट है तो लास्ट है। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके साथ एक आता है सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में बनाया जाएगा, जैसे मैंने बोला फाइनल कंक्लूजन बोला जाता है, तो कंक्लूजन के साथ फाइनल शब्द सुपरफ्लुअस होता है, ठीक है। फाइनल के साथ मोर फाइनल और मोस्ट फाइनल नहीं लगाया जाता है। लास्ट के साथ मोर लास्ट मोस्ट लास्ट नहीं लगाया जाता। यूनिक यूनिवर्सल राउंड स्क्वायर ट्रायंगुलर इटर्नल एवरलास्टिंग आइडियल एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल सुप्रीम, ठीक है। तो ये सारे अपने मतलब लास्ट
वर्ज पे होते हैं कि इनका मोर और मोस्ट नहीं बनाया जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसपे एग्जाम में आपके टू द पॉइंट रेलिवेंट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, कहानी सुन के क्या फायदा जब इससे आपका एग्जाम का पर्पस सॉल्व हो जाएगा बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ छोटे छोटे से और रूल है जो फोकस करके आपको समझना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आया और कुछ सेंटेंस है आपके सामने, पहले मैं सेंटेंस ब्रीफ करूंगा फिर रूल आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ ही सेंटेंस है। गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। यहाँ पे रूल समझने की कोशिश कीजिएगा। रूल्स क्या है, अगर किसी नाउन को, ध्यान से देखिएगा, किसी नाउन या फिर नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन, किसी नाउन किसी प्रोनाउन के दो एग्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, एग्जेक्टिव 1 इसके पहले भी बात किया था, एग्जेक्टिव 2, ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि दोनों में क्या फर्क था। इसके पहले हम ये करके आए थे, एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 को कंपेयर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 को कंपेयर कर रहे थे। तो हमने उस वक्त पे अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमने आपको ये बताया था कि बच्चा मोर प्लस देन का इस्तेमाल करते हैं। ये पिछला वाला रूल जो अभी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर इनके एग्जेक्टिव, मैं कलर थोड़ा बदल देता हूं आपको मजा भी आए, एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या परिवर्तन होने वाला है। अगर इनको हम जोड़ रहे हैं और ये जो जोड़ने वाली जो चीज है ये बच्चा कोई कंजंक्शन है, क्या करते हैं, ये कंजंक्शन है। तो इस वक्त एक सावधानी बरतते हैं कि एग्जेक्टिव 1 की जो डिग्री हो, एग्जेक्टिव 2 की जो डिग्री हो, ये दोनों सेम डिग्री में हो। किसमें हो बच्चा, ये दोनों जो है, ये दोनों, मैं इसको ऐसे रख लूं और इसको ऐसे रख लूं, ये दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम डिग्री में होना चाहिए। अब हम सेंटेंस नंबर 1 चेक करेंगे जो अभी हम पढ़ रहे थे, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। यहाँ पे नोबल होना और वाइज होना गांधी जी की दो क्वालिटी है। क्या है, गांधी जी की दो क्वालिटी है। गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, अब लिखा है ऑफ ऑल द लीडर्स। अब यहाँ पे नोबलेस्ट और वाइजेस्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। गांधी जी वाज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट, यहाँ पे ये आपका कंजंक्शन है जिससे हम जोड़ रहे हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसका ये मतलब है सेंटेंस करेक्ट है। और मैंने आपको ये बोला था भाई गांधी जी भी लीडर हैं और बाकी लीडरों से साथ कंपेयर किया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री में। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है एनी का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और सेंटेंस में अदर का इस्तेमाल बच्चा नहीं दिया हुआ है। तो गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। ठीक है, नाउ-ए-डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। ध्यान से देखिएगा, नाउ-ए-डेज द वेदर इज गेटिंग, जो वेदर है वो हो रहा है, कोल्ड और कोल्डर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कोल्ड एंड कोल्डर ये कंजंक्शन है। यहां पे दो को जोड़ा जा रहा है, कोल्ड एक जगह कोल्डर है, एक जगह कोल्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, ये ER है, तो ये भी आपको ER रखना होता है। और एक चीज और ध्यान रखना होता है, कोल्ड एंड कोल्ड नहीं लिख सकते हो। आप बोलोगे कि सर कोल्ड और कोल्ड भी लिख सकते हो, इसके पीछे एक और लॉजिक होती है जो यहीं पे समझ लीजिएगा। अगर सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज की बात होती है कि टाइम के समय कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो इस चीज के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ-ए-डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर का इस्तेमाल करेंगे और जोड़ेंगे भाई। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों डिग्री सेम होना चाहिए। तो कुल मिला जुला के ये कि अगर आप कंजंक्शन से दो एग्जेक्टिव को जोड़ रहे हो तो ध्यान से देखिएगा कि कंजंक्शन तो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। कंजंक्शन के चैप्टर में भी पढ़ोगे तो उनकी डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। तो ऊपर वाले में सेम थी, दूसरे वाले में हमको सेम करनी पड़ेगी। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ही, वो मोस्ट टैलेंटेड है और वेरी मोस्ट इंटेलिजेंट है और वेरी टैलेंटेड है। एंड ऑल्सो ये क्या कर रहा है, जोड़ रहे हो आप, ये इसकी एक क्वालिटी भाई कि वो इंटेलिजेंट है और दूसरा टैलेंटेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप मोस्ट इंटेलिजेंट लिख रहे हो, यहाँ पे वेरी टैलेंटेड लिख रहे हो। यहाँ पे आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस कैसे करेक्ट करना होगा, जब आप कनेक्टर के थ्रू जोड़ते हो किसी दो एग्जेक्टिव को, एग्जेक्टिव 1 बच्चा और एग्जेक्टिव 2 बच्चा, तो दोनों की डिग्रियां सेम होना चाहिए। तो मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट टैलेंटेड, क्या होना चाहिए, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। और ये एक अलग से आपका पैरेललिज्म का क्वेश्चन है। एग्जांपल यहाँ पे मेरी टीम ने रख दिया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं।
आई लाइक रीडिंग, मैं रीडिंग पसंद करता हूं, मोर देन, कंपेयर किया जा रहा है आई लाइक रीडिंग, मैं रीडिंग पसंद कर रहा हूं मोर देन टू प्ले गेम्स। तो यहां पे रीडिंग है तो यहां पे टू प्ले नहीं होगा बच्चा, सेम रखना पड़ेगा, प्लेइंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। ये आपको पैरेललिज्म के चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। मोर देन, जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों का जो चीज होता है वो सिमिलर होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रीडिंग का कंपैरिजन जो है प्लेइंग से होना होगा, टू प्ले से नहीं होगा। तो ये भी एक चीज है जो ध्यान दे दो। पैरेललिज्म के चैप्टर में इसको दोबारा से एक बार देखेंगे कि जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को तो मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर में रखते हैं, जब किसी को जोड़ते हैं तो पैरेलल स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स होगा। ये खास करके आपको ध्यान रखना कि एक नाउन के दो एग्जेक्टिव को अगर जोड़ते हो तो दोनों की डिग्रियां बच्चा सेम होना चाहिए। देखो अभी मैं आपको बच्चा लोग रूल पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से जब मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूं तो रूल आप अंडरस्टैंड करो। जब हम प्रैक्टिस सेशंस में आएंगे तो उस समय मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जब मेन प्रैक्टिस सेशन होता है, जब हम रूल्स और थ्योरीज पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको टीचर के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और टीचर जो पढ़ा रहा है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद जब इस पे प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज होते हैं तो प्रैक्टिस सेशन में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हो जो पहले से ही पढ़ के रखे होते हो, उनको बहुत सारे रूल्स आ रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये रूल्स नहीं आ रहे होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से होते हैं। तो जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ रहे होते हो तो कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा सा आपको सुनना चाहिए, और अगर आपको कोई जवाब आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते चल रहे हो तो ये अच्छी बात है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय करता था, और इससे ना मेरी जो एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता था। अगर मुझे किसी चीज़ का जवाब आ रहा हो, टीचर पढ़ाने के बाद जवाब दे और पता चले कि नहीं मैंने टीचर के पहले ही जवाब दे दिया, तो मुझे मतलब लिटरली बहुत अलग की एक एनर्जी आती थी और पढ़ने का पैशन जग जाता था। तो अगर ऐसा बच्चा आप लोग कर रहे हो कि नीचे मेरे पढ़ाने के साथ आप कमेंट कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट थिंग, कीप डूइंग द थिंग। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और एक छोटा सा रूल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि एक तो चीज आपको ध्यान रखना होता है कि अगर किसी सेंटेंस में अभी आज हम जो देख रहे हैं वो कंपैरिजन करने के लिए जो हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है उसी के सारे रूल देख रहे हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री देखने को मिले और साथ में कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ा जाए, क्या पॉजिटिव डिग्री मिले और कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ा जाए, दोनों को जोड़ा जाए, तो ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री को हमेशा एज के बीच में रखोगे, कंपैरेटिव डिग्री को देन के साथ इस्तेमाल करोगे। कंपैरेटिव डिग्री जो भी उसके साथ देन इस्तेमाल करोगे, पॉजिटिव डिग्री है उसको एज के साथ इस्तेमाल करोगे। और एक चीज और ध्यान रखोगे कि टाइम्स का जो इस्तेमाल है, अगर ये शब्द अगर आया हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करोगे, उस केस में आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे। तो दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है, He is as intelligent if not more than his brother। वो उतना ही इंटेलिजेंट है अगर वो अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसका इस्तेमाल क्यों करना होता है? इसका इस्तेमाल इस तरीके के वाक्य को बोलने के लिए करना पड़ता है। इसका हिंदी में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सेंस में जा पाए। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारे भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं तो कम से कम मैं उसके बराबर हूं। हम हिंदी में ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का इस्तेमाल करना हो। इस सेंटेंस को खास करके ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। यहां पे मोर और देन का इस्तेमाल किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री देन का इस्तेमाल किया गया, इट्स ओके। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिएगा, एज इंटेलिजेंट लिखा गया है। तो एज इंटेलिजेंट जो पॉजिटिव डिग्री का एग्जेक्टिव है, इसको एज और एज के बीच में रखना होता है। तो यहाँ पे जो एज मिसिंग है ना, इसको आपको एज भी लगाना पड़ेगा। तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। अगर वो अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो उसके बराबर है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना होगा किसी भी सेंटेंस में। अगर कंपैरेटिव डिग्री अगर आए और पॉजिटिव डिग्री आए तो पॉजिटिव डिग्री में आपको पहले वाले के पहले दिया रहेगा और यहाँ पे मिसिंग रहेगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ने का रिदम है ना वो इतना सही जाता है कि आपका ध्यान नहीं जाएगा एग्जाम में। तो आपको हमेशा चेक करना है किसी सेंटेंस में अगर यहाँ पे एज देखने को मिल गया है, इधर में मोर देन देखने को मिल गया, तुरंत यहाँ पे ये देखो कि एज लगा है कि नहीं लगा है। मतलब एज के बीच में आपको रखना जरूरी होता है। चलो कुछ सेंटेंस और देख लो जिसमें आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया। जैसे माई हाउस इज 4 times बिगर देन योर्स। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में आया है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखना होता है, जैसे माई हाउस इज 4 times, ये टाइम्स है, टाइम्स के साथ बिगर का इस्तेमाल किया गया है। आई कैन रन 3 times फास्टर देन यू।
टाइम्स के साथ ईआर का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री का किया गया है। द टास्क वाज 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट, 10 टाइम्स, फिर यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री का। माई टास्क वाज 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट देन आई एक्सपेक्टेड। ये तीन सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3। ठीक है, एक सेंटेंस मैं करेक्ट करता हूं, बाकी दो सेंटेंस आप करेक्ट करोगे। हम इसको कंपैरेटिव डिग्री को टाइम्स के साथ इस्तेमाल नहीं करते, हमको क्या करना होता है, एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के साथ रखना होता है। तो मैं इसको करेक्ट करता हूं, बाकी आप करेक्ट करोगे। माई हाउस बच्चा इज 4 टाइम्स टाइम, जो बिगर लिखा हुआ है इसको क्या करना होता है, एज बिग। भाई इसको एज एज के बीच में रखोगे, पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे, फिर आप ये दो के दोनों हटा दोगे, देन भी आपको हटाना पड़ेगा, एज बिग एज योर्स। क्या, एज बिग एज योर्स। तो ये जो आपका बिगर देन था, इसको एज बिग एज में कम कन्वर्ट करना होता है, बाकी सेंटेंस वही है। तो सारे के सारे लोग जो है इसको चेंज करो, मैं भी साथ में चेंज कर रहा हूं, आप भी साथ में चेंज करो ताकि प्रैक्टिस होती जाए। आई कैन रन 3 टाइम्स फास्टर की जगह एज फास्ट एज, ये देन भी हटा दोगे यू। अगर मैं तीसरा सेंटेंस बोलूं कि बच्चा तीसरा सेंटेंस करेक्ट करो, तो तीसरा सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, द टास्क वॉज 10 टाइम्स 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट की जगह एज डिफिकल्ट एज, देन भी हटाओगे आई एक्सपेक्टेड। क्या होगा, आई एक्सपेक्टेड। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट होता है। तो आपको टाइम्स के साथ ध्यान रखना होता है कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना होता है बच्चा। तो ये एक छोटा सा रूल है जिसको आपको सावधानी से इस्तेमाल करना होता है, इस पे भी आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब ही इज एज इंटेलिजेंट एज नॉट मोर देन हिज ब्रदर, ये सेंटेंस अभी हमने देखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दे, अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन दीपाली's बट नॉट एज गुड एज वैशाली's। यहां पे देखो, एज इंटेलिजेंट एज और नॉट मोर देन, सेंटेंस करेक्ट है, दोनों इस्तेमाल किया गया है। राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दे, करेक्ट है। अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन दीपाली's, बेस्ट देन। अब एक तो आपको एक बार पता होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस ये गलत लिखा गया है, और कैसे गलत लिखा गया। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बेस्ट लिखा है तो बेस्ट के पहले या तो आर्टिकल द आएगा या कोई पॉजिटिव फॉर्म आएगा, जो दोनों नहीं है। और दूसरा चीज है, बेस्ट के बाद देन नहीं आता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद यहाँ पे देन है, इसका मतलब सेंटेंस में क्या लिखना है, आपको बेटर लिखना है। तो अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेटर देन दीपाली's बट नॉट एज गुड एज वैशाली's। अब बेटर के साथ देन भी लिया है और एज गुड एज भी लिया है, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब अच्छा एक बात ये देखो कि एग्जाम में सेंटेंस कैसे बनाएगा, यहां से एज काटेगा। अब इसको पढ़ के देखो, ही इज एज इंटेलिजेंट नॉट मोर देन हिज ब्रदर, राम इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन दे, अंजलि's परफॉर्मेंस, ये वाला तो सेंटेंस दिया ही हुआ था जैसे देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेटर देन दीपाली's बट नॉट एज गुड एज वैशाली's। अच्छा एक बात बच्चा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सूरज का कोई क्वेश्चन है सर, ट्वाइस थ्राइस के साथ एज पॉजिटिव एज होगा ना, टाइम्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री देन एज। कंफ्यूज हो रहा है कहीं क्या, तो कंपैरेटिव को पॉजिटिव में तो बच्चा बदल रहे हैं, आप और हम सेम ही बात तो बोल रहे हैं ना।
मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी आपका पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव या फिर आर्टिकल द, दो लगाया जाता है आपका वो उसमें क्या कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले। उसमें आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर पॉजेसिव डिग्री रहा हो तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले या तो आपका पॉजेसिव फॉर्म आता है या तो फिर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी बच्चे को किसी और तरीके का डाउट है? सूरज, आई थिंक जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो कि डाउट आपका दूर हो गया ना। ठीक है, अपन लोग आगे चले। एक छोटा सा और रूल होता है जो आपके एग्जाम में सेंटेंस सुपर फ्लुअस बनाया जाता है। लाइक दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ आपको किसी सेंटेंस में दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि ई आर लगा के आप कंपैरेटिव बनाते हो, ध्यान रखिएगा। ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाते हो और मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हो। ई आर लगा के और मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हो तो ध्यान रखना कि डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल नहीं करते। मोस्ट लगा के कंपैरेटिव बनाते हो और ई एस टी लगा के कंपैरेटिव बनाते हो। तो ये आपको दोनों चीज देखना होता है कि डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। अच्छा, अच्छा मैं एक सेंटेंस एक बच्चे का रह गया। ये दो सेंटेंसेस है जिसमें बच्चे को डाउट हो रहा है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड। सूरज, आप मेरे को एक बार पर्सनली कॉल कर लेना। मैं आपका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मतलब पर्सनली आपसे बात करके ये अंडरस्टैंड कर लूँगा आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। और फिर अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे बाकी बच्चों को भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो अभी जब प्रैक्टिस सेशन इसका लेके आएंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है सूरज? मैंने बता लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? आपको मैंने ये बताया था ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूजुअली आप द का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब जैसे हम ही इज द बेस्ट फ्रेंड, इट्स ओके। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही इज द बेस्ट फ्रेंड। ये ठीक है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर आप पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हो तो आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में से कोई एक लगा होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव फॉर्म लगा होना चाहिए चाहे आर्टिकल द का इस्तेमाल
होना चाहिए। तो मैंने आपको यही बताया था, दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं बताया था। उसमें आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव लगा दिया है आपने तो आर्टिकल द का इस्तेमाल वहां पर नहीं करते हो, तो दोनों में किसी एक का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव फॉर्म का इस्तेमाल हो चाहे आर्टिकल द का इस्तेमाल हो। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पॉजिटिव फॉर्म या आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल सही हो आशीष, एग्जाम्पल सही आशीष ने भी दिया है, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे माई को हटा के आप दा भी लगा सकते हो, सेंटेंस तब भी सही होगा। कहने का मतलब बच्चा ये था, या तो आप पॉजिटिव फॉर्म इस्तेमाल करोगे या तो आप द। यूजुअली होता क्या है, यूजुअली हमको ये पता होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगाया जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव फॉर्म आया है तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बात को थोड़ी सी सावधानी बरत के सेंटेंस देखना होता है, बस इतना ही छोटा सा चीज है। अब चलो अच्छा इसमें आ जाते हैं। अब जैसे ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, भाई अब इसमें एक चीज तो आपको ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस कैसे, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, मोर क्लेवरेस्ट, तो यहाँ पे मोस्ट लगा है, यहाँ पे क्लेवरेस्ट लगा है, EST और मोस्ट नहीं होता है, मोर बेटर लगा हुआ है, हिज कार इज मोर बिगर, माधुरी इज मोर प्रिटियर, मोर लगा है, फिर ER भी लगा हुआ है, टेकिंग लेमन टी इज मोर प्रेफरेबल टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ ड्रिंक। अच्छा प्रेफरेबल ये कंपैरेटिव डिग्री पहले से ही होता है, क्या होता है, प्रेफरेबल कंपैरेटिव डिग्री होता है, इसके साथ मोर का भी इस्तेमाल नहीं करते हो। क्या इस्तेमाल नहीं करते हो, मोर का भी इस्तेमाल नहीं करते हो। ये भी आपको सावधानी बरतनी होगी कि प्रेफरेबल के साथ मोर, प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, तो इसके साथ आप मोर का इस्तेमाल नहीं करते हो, ये भी आप की पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ये स्टार मार्क करके क्वेश्चन याद कर लीजिए, याद क्या कर लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा। तो 2 सुपरलेटिव डिग्री या 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, बहुत छोटे छोटे से रूल है एग्जैक्टिव में जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन का खास करके ध्यान देना होता है। जैसे आपको ये पता है कि IOR अपने बाद क्या लेता है, IOR अपने बाद टू लेता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि 2 टाइप के एग्जेक्टिव अगर जोड़े गए हैं, 2 टाइप के एग्जेक्टिव जोड़े गए हैं, एक जो है देन लेता है, दूसरा टू लेता है, तो दोनों मेंशन करना बच्चा बहुत जरूरी रहता है। जैसे एग्जांपल है, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो मोर के साथ आपने देन लगाया है, मोर एक्सपीरियंस के बाद आप देन लगाते हो क्योंकि मोर अपने बाद देन लेता है। इसी तरीके से आपको ये भी पता है सीनियर के साथ टू भी लगता है, तो सेंटेंस ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपका IOR आया है और आपका मोर आया है तो मोर के साथ देन और IOR के साथ टू लगाना जरूरी है। तो ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू बच्चा। तो आपको बस ये चीज की सावधानी बरतनी होती है कि अगर कोई ऐसा शब्द देख रहे हो जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, लाइक स्पेशली सिर्फ इसीलिए आता है कि अगर IOR और देन दोनों दिया हुआ तो IOR के साथ टू और मोर के साथ या दूसरा जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री जो भी होता है ER के साथ देन, तो इसके साथ देन तो सीनियर के साथ टू भी लेना होता है, IOR के साथ टू भी लेना होता है, तो इनको कंबाइन करके सेंटेंस आपको दिया जाता है। ये एक लाइन का छोटा सा रूल, छोटा सा एग्जांपल है जो आपके एग्जाम में आ गया है। तो यहाँ पे आपका ध्यान थोड़ा सा एक बार कुछ सेंटेंस के माध्यम से देना बहुत जरूरी है, जिससे चीजें थोड़ी और सही हो जाती है। इसके बाद एक ये रूल है जो मतलब अभी लौट के आके डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा समय इस पर बिताना होता है। इसके अलावा जो है एक चीज ये ध्यान लीजिएगा कि जैसे ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साउथर्न है, नॉर्थर्न है और टॉप है, ये इतने ऐसे हैं, जैसे ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, साउथर्न हो गया, नॉर्थर्न हो गया, टॉप हो गया, इनके कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाए जाते हैं। अब जैसे मैं इनको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। चलो इंडिया में चलते हैं। कभी मैंने 2015 में UPSC की तैयारी की थी, तो मैंने कुछ ट्राई किया था इंडिया का नक्शा बनाने का, ताकि ये चीज़ आपको हमेशा याद रह जाए, मैं इसीलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये आपका गुजरात आता है कुछ ऐसे, ठीक है, ये आगे चला जाएगा इधर, ये आगे फिर ऐसे ऐसे बना लेना यहाँ तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, भाई ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्थर्न बोल देंगे। क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्दर्न बोल देंगे। ये सबसे उत्तरी इलाका है,
लेकिन ये इस कॉर्नर से उत्तरी इलाका है, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो इधर क्या होगा, ये होगा नॉर्थर्न मोस्ट, सबसे ज्यादा उत्तरी इलाका। ये रीजन है शेप की वजह से। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे कुछ टेढ़ा मेढ़ा शेप है, अगर सिर्फ यहाँ की बात करेंगे हम साउथर्न बोल देंगे, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो हम क्या बोलते हैं, साउथर्न मोस्ट होता है। इसका ना कंपैरेटिव नहीं बनता। इसी तरीके से आपका ईस्टर्न मोस्ट होता है, इसी तरीके से वेस्टर्न मोस्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वैसे तो आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल पहले करते हो, इस केस में मोर और मोस्ट का इस्तेमाल बाद में करते हो। तो ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट होता है, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट होता है, साउदर्न का साउदर्न मोस्ट होता है, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट होता है। इसका ये मतलब होता है ये उत्तरी इलाका, ये सबसे उत्तरी इलाका, सॉरी ये उत्तरी इलाका, ये सबसे उत्तरी इलाका, और ये दक्षिणी इलाका, ये सबसे दक्षिणी इलाका, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से पीक जाता है, ये दक्षिणी इलाका, ये सबसे दक्षिणी इलाका। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपका ईस्टर्न इलाका, वेस्टर्न इलाका और सबसे वेस्टर्न इलाका थोड़ी सी इधर आ जाएगा। ये पॉइंट देखिए, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, इसी तरीके से इधर भी बनेगा। तो इस वजह से होता है ईस्टर्न हो गया और ईस्टर्न मोस्ट हो गया, वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न मोस्ट हो गया, साउदर्न हो गया, साउदर्न मोस्ट हो गया, नॉर्थर्न हो गया, नॉर्थर्न मोस्ट हो गया। टॉप और टॉप में कैसे होता है, जैसे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं होती है, जैसे मैं ये बोलूं कि ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम टॉप बोलेंगे, इसको टॉप बोलेंगे, इसको हम टॉप मोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको टॉप बोलेंगे, इसको टॉप बोलेंगे, इसको टॉप मोस्ट बोलेंगे। अब कुछ लड़कों के दिमाग में चल रहा होगा, सर इसको हमने टॉप बोल दिया, इसको मोर टॉप बोल दिया, या टॉप मोर बोल दिया, इसको टॉप मोस्ट बोल दिया। नहीं, ये समझना पड़ेगा, इसको टॉप बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं, और ये सबसे ऊपर वाले इलाकों को टॉप मोस्ट बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको याद रखना होगा कि ईस्टर्न मोस्ट बोलते हैं, वेस्टर्न मोस्ट बोलते हैं, साउथर्न मोस्ट बोलते हैं, नॉर्थर्न मोस्ट बोलते हैं, टॉप का। इनका कंपैरेटिव नहीं बनता बच्चा, इनका सुपरलेटिव डिग्री बनता है। और कुछ एग्जांपल है, देख लो। ही लिव्स इन द मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ही लिव्स इन द मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, दिस इज द मोस्ट टॉप पोजीशन इन द ऑफिस। यहाँ पे आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि नॉर्दर्न मोस्ट कैसे लिखते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे टॉप मोस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टॉप मोस्ट। इनका सुपरलेटिव डिग्री ऐसे बनाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको एग्जाम में खास करके आपको ध्यान रखना होता है कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, और टॉप का मोस्ट बाद में लगाया जाता है, पहले नहीं लगाया जाता। ये आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है। ही लिव्स इन द मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज द मोस्ट टॉप पोजीशन इन द ऑफिस। तो ये जो चीज़ है ये आपके एग्जाम में मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को लिटरली ये समझ में आ गया होगा बहुत। और एक छोटा सा रूल है और आखिरी रूल है आपके एग्जेक्टिव को लेके, और कुछ ये रूल है, और ये मैं चाहूँगा कि आप लोगों की अगर प्रैक्टिस हो गई है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ये, आप मेरे साथ इसके एग्जाम्पल घर से करके आएंगे। मैं रूल एक्सप्लेन करता हूँ, प्रैक्टिस आपको घर से करके आनी है। और मुझे पता है आप में से 70% बच्चे अगर पहले से प्रैक्टिस करके रखे होंगे तब तो कर लेंगे, अदरवाइज आप बच्चे कर नहीं पाएंगे। इसका डिस्कशन हम अगले लेसन अगली क्लास में करेंगे जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे एग्जेक्टिव की। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी नाउन के विषय में, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी नाउन के विषय में कई सारे एग्जेक्टिव्स हैं, एग्जेक्टिव 1 मतलब क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, एग्जेक्टिव 2, एग्जेक्टिव 3, और ये डिफरेंट चीजें रिप्रेजेंट करते हो इस नाउन के विषय में या फिर प्रोनाउन के विषय में। नाउन है, नाउन रिप्लेस करता है प्रोनाउन। एग्जेक्टिव 1, 2, 3, एग्जेक्टिव एन, कोई कलर रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई नेशनलिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई ओपिनियन रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई साइज रिप्रेजेंट कर रहा हो, और कोई एग्जेक्टिव कुछ और नाउन या प्रोनाउन के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, और ये सारे एक साथ इस्तेमाल करना हो। क्या ये सारे एक साथ इस्तेमाल करना हो तो यार बड़ा डाउटफुल होता है। दिमाग में चलेगा कि पहले एग्जेक्टिव 1 रखें या पहले एग्जेक्टिव 2 रखें, कि पहले हम कलर रखें कि पहले हम शेप रखें, कि पहले नेशनलिटी रखें कि पहले हम ओपिनियन रखें। तो इनका एक छोटा सा जो है मेमोनिक्स होता है ओसॉस कैंप करके, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा ओसॉस कैंप कि इस ऑर्डर में, इस सीक्वेंस में रखते हैं। अब ये ओसॉस कैंप ऑर्डर होता क्या है, अंडरस्टैंड कर लीजिए मेरे साथ। ओसास कैंप आप बोलते हो ओसास COMP, OSASCOMP, ये सिंपल एक मेमोनिक्स है जिससे आप रट पाओगे कि इस सीक्वेंस में आपको रखना है। इट्स लाइक O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज, यह इसका फुल फॉर्म है। O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज, ठीक है, A फॉर एज, फिर S फॉर शेप, C फॉर कलर, और O फॉर ओरिजिन, और M फॉर मटेरियल, P फॉर पर्पस। ठीक है, अब जैसे ओपिनियन है, आप किसी के विषय में एक बात बताने की कोशिश कर रहे हो, कोई चीज बैड है, कोई चीज बुरी है, कोई चीज कूल है, कोई चीज लवली है, ये एक तरीके से आपका ओपिनियन, आप ओपिनियन दे रहे हो ना, ये बुरा है,
बहुत कूल है, बहुत कूल डूड हो यार, ठीक है, बहुत लवली चीज है। तो ये आपका एक तरीके से ओपिनियन हो गया, ठीक है। अगर साइज की बात करें तो कोई चीज बिग है, स्मॉल है, टॉल है, ये आपका क्या है, ये आपकी साइज रिप्रेजेंट करने वाले एग्जेक्टिव है। अगर मैं एज की बात करूं, कोई चीज ओल्ड है, कोई चीज यंग है, कोई चीज न्यू है। शेप की बात करो, अभी हमने बात किया था, राउंड है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। ये आपका पूरा का पूरा शॉर्ट बताने मतलब शेप बताने की कोशिश कर रही। कलर तो सब लोग जानते हो, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। और हम बोलते हैं पेल, इसी में एक शब्द PALE, पेल शब्द होता है। पेल ऐसा होता है कि जब आदमी को मार पीट के एकदम वैसे दुखियारा बना दो, एकदम मूर्छित पड़ा हुआ हो, तो बिल्कुल एकदम दरिद्रता की स्थिति में हो, तो उसको बोलते हैं पेल लुकिंग, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन होता है उसमें, ठीक है। ओरिजिन की बात हो गई, लाइक इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है। ओरिजिन, इसको नेशनलिटी भी बोलते हैं, ओरिजिन को नेशनलिटी भी बोल सकते हो अगर नेशनलिटी बताने की कोशिश हो रही। मटेरियल गोल्ड, वुडन, प्लास्टिक, सिल्वर है। पर्पज है, पर्पज राइडिंग के लिए जा रहे हो, प्लेइंग के लिए जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो। तो अगर इनके किसी कॉम्बिनेशन को किसी एक नाउन या प्रोनाउन के लिए एक साथ इस्तेमाल करना हो, तो जो हम सीक्वेंस रखते हैं वो हम इस तरीके से रखते हैं, ओसॉस कम्प के फॉर्मूले में रखते हैं कि अगर हमको ओपिनियन, साइज और एज तीनों एक साथ एक नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल करना हो, तो हम पहले ओपिनियन इस्तेमाल करेंगे, फिर साइज इस्तेमाल करेंगे, फिर एज इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको एज, शेप और कलर इस्तेमाल करना हो, तो पहले हम एज इस्तेमाल करेंगे, फिर शेप इस्तेमाल करेंगे, फिर कलर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज इस्तेमाल करना हो, तो पहले हम ओरिजिन इस्तेमाल करेंगे, फिर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, फिर पर्पज इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पज, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जो शब्द आपके सेंटेंस में आएंगे वो सेंटेंस से पहचानने की कोशिश करना पड़ेगा। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क देता हूं। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चे पहले से अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो कर लेंगे, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो वो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो कई बार मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा शब्द ओपिनियन बता रहा है, कौन सा शब्द साइज बता रहा है। एक बार मुझे उन शब्दों का पता चल जाए कि भाई ये शब्द ओपिनियन बता रहा था, ये शब्द साइज बता रहा है, तो उनको हायरार्की में तो हम डाल लेंगे, लेकिन शब्द पहचानने में दिक्कत होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओपिनियन मतलब ओसास्कम याद करना, O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज, A फॉर एज, S फॉर शेप, C फॉर कलर, O फॉर ओरिजिन, M फॉर मटेरियल, P फॉर पर्पज, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 2 बार S आया हुआ है और 2 बार O आया हुआ है, 2 बार S आया हुआ है, 2 बार O आया हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं, 2 बार O आया है, तो जब 2 बार O आया है मतलब पहला ओपिनियन है, बाद का ओरिजिन। 2 आया है, इसको याद कैसे करेंगे, 2 O आया है, इस 2 O में पहले ओपिनियन है, क्या है, पहले ओपिनियन है, बाद में ओरिजिन है, बाद में क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद 2 बार S आया है, 2 बार आपका S आया है, 2 बार S आया है, तो पहला जो S है वो साइज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है वो शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें कि पहले साइज आएगा या शेप आएगा, पहले साइज आएगा फिर शेप आएगा। साइज की बात करें तो बड़ा है, छोटा है, टाल है, कैसा है, और शेप की बात करें राउंड, स्क्वायर, लॉन्ग, कैसा है। और ये दो चीज, दो कॉम्बिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ओपिनियन आता है, बाद में ओरिजिन। क्या, पहले ओपिनियन आता है फिर बाद में ओरिजिन। ओपिनियन की बात करें तो हम ओपिनियन देते हैं कोई चीज बुरी है, बैड है, कोई चीज कूल है, कोई चीज लवली है, ठीक है। पहले ओपिनियन है, फिर ओरिजिन है, ब्रिटिश है, इंडियन है, अमेरिकन है, किस तरीके का है, नेशनलिटी की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं। और फिर अगर डबल एस है, 2 बार एस आता है, तो पहले साइज आता है फिर शेप आता है। तो इसको आपको पहले तो ओसास्कम याद करना पड़ेगा। उसमें से भी 2 ओ और 2 एस है तो वो कंफ्यूज करेगा। तो पहले ओरिजिन नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, पहले आपका ओपिनियन आएगा। ओपिनियन एंड ओरिजिन, साइज और शेप में पहले साइज फिर शेप, पहले साइज फिर शेप, पहले साइज फिर शेप। अब ये कुछ एग्जांपल है आपके सामने। अब आपको ये देखना है कि सेंटेंस करेक्ट है और या सेंटेंस इनकरेक्ट है। सेंटेंस करेक्ट है या सेंटेंस इनकरेक्ट है, आप सब बच्चों को ये चीज को देखना है। सी वॉज वियरिंग ए रेड अमेजिंग कोट, ही वॉज ए यंग हैंडसम ब्लैक हेयर्ड मैन, इट इज ए नैरो लॉन्ग प्लास्टिक ब्रश, द पुलिस अरेस्टेड ए 22-year-old ब्लैक अमेरिकन negro, the thief flashed a big sharp knife and asked the cashier to fill the black leather bag with money। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, ये आपके लिए होमवर्क है। सारे के सारे बच्चे लोग ग्रुप पे इसे पोस्ट करेंगे। अगली क्लास में आपका ये डिस्कशन होगा सारे क्वेश्चंस के साथ। मैंने आप लोगों को पिछले 15 सालों का PYQ, 15 सालों का PYQ मैंने आप लोगों को अपलोड करा दिया है, आप लोगों को मिल गई होगी। ये 15 ईयर का PYQ आप लोग प्रैक्टिस करो और तकरीबन होगा ठीक ठाक क्वेश्चन।
इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको क्लासेस दी है, जो मैंने एग्जेक्टिव में आपको डिलीवरी की है, उसमें से जो 15 साल का PYQ है उसमें से कितना क्वेश्चन आपको प्यार प्यार में मजाक मजाक में लग जा रहा है और कितने क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। अगर आपका 70% क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अगर आपका 70% क्वेश्चन अगर अच्छे से मतलब पूरा थ्योरी पढ़ लेने के बाद अगर अच्छे से लग जा रहा है, इसका ये मतलब है कि जो ड्रीम बैच का कोर्स है वो कोर्स बहुत अच्छा है। क्योंकि 30% क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अलावा कुछ आया है, यही आया है, लेकिन वो आपका ब्रेन क्लिक नहीं करेगा, मुझे डिस्कशन करना पड़ेगा 30% क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अगर 70% क्वेश्चन अगर आप इस ड्रीम बैच को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके अच्छे से रेगुलर रह के अगर आप कर ले रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप आपका बैच, ड्रीम बैच और आपकी तैयारी दोनों बिल्कुल अच्छे से जा रही है। इस 70% करने के बाद, इस 70% करने के बाद, मेरे डिस्कशन के बाद अगर 100% क्वेश्चन आपको बहुत मजाक मजाक में समझ में आ जा रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। सो आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है, बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है। जितना मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं सेव करा रहा हूं, जहां मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देनी होगी मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दूंगा। अभी हम थ्योरी का पोर्शन कवर कर रहे हैं, वहां पे हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं CHSL की प्रैक्टिस स्टार्ट कराने जा रहा हूं, तो उसमें आप ये देखते जाओगे, वहां पे आपको ध्यान देना है कि ड्रीम बैच में आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने जितना चैप्टर ड्रीम बैच से कवर कर रखा है, उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके प्रीवियस ईयर में, अगर मिला है CHSL में, तो क्या वो मजाक में लगा ले रहे हो कि नहीं लगा ले रहे हो, बस इतना ही आपको देखना है। तो ये सारा का सारा बच्चा लोग, आप ये होमवर्क है किस पे पोस्ट करोगे? ड्रीम बैच के ग्रुप में। ड्रीम बैच के ग्रुप में इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो और अगली क्लास में ये डिस्कशन करेंगे हम सारे के सारे बच्चा लोग, ठीक है। और हाँ, एक और मैसेज कन्वे करना है, अब आपको ड्रीम बैच का रिवीजन वाला जो कोर्स था वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम ये बना दिया है कि जो कोर्स आपने परचेज किया है ड्रीम बैच का, आप डायरेक्टली उसी से जो है अपना पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हो। किसी बच्चों को वीडियो को डाउनलोड करना हो या स्पीड इंक्रीज करनी हो तो मोबाइल में सुविधा नहीं है, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, और वेबसाइट आप गूगल क्रोम मोबाइल पे भी खोल के उसमें स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इससे जो है आपको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। जिस किसी को भी PDF डाउनलोड करके प्रिंट कराना है, वो PDF जो है आप डाउनलोड करके वेबसाइट से प्रिंट करा सकते हो। लेकिन मैं सभी को मना करूंगा कि बच्चा, हमने आपको चार्ज नहीं किया है तो प्रिंटिंग में इतना कॉस्ट मत पे करो, ये PDF आपके पास हमेशा रहेगा। ड्रीम बैच मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है, वो आप उसी से आप अच्छे से वो कर सकते हो। एक कॉपी पेन लिख के आप अच्छे से रिवीजन अगर कर सको तो ज्यादा सही है। और वैसे भी मैं बिल्कुल रेलेवेंसी के हिसाब से आपको कंटेंट दे रहा हूँ। आखिरी में मैं मतलब जब लेक्चर्स खत्म होता है ना, तो ये पूरा का पूरा जो PPT है, ये PPT मैं आपको सीधे सीधे हूबहू एग्जैक्टली ऐसे दे देता हूँ PDF के फॉर्म में, ताकि आपको रिवीजन ऐसे फोन पे हो जाए, रिवीजन आपको आपको नोट्स बनाने में मदद मिले, ठीक है। आ, आप आपको किसी बच्चे को और किसी भी तरीके का, आपको किसी किसी भी तरीके का जो है कोई और क्वेश्चन है बच्चा, तो आप मेरे से पूछना चाहो तो। जितेन, जितेन अच्छा काम करते हो, नोट्स खुद बनाते हो, तो किसी को स्पीड तेज तो नहीं लगती है बच्चा? वाले सीट में सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव के साथ धागा भी, मेरे को सेंटेंस भेजना है यार, मैं चेक करता हूँ बच्चा। लोजेंस, मुझे मैसेज मिल गया सर पहले सीट में, मैं देखता हूँ। हाँ, अभी आज वो कैब की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, थोड़ा सा थका हूँ, फिर कल करते हैं। लोजेंस, मुझे मैसेज मिल गया बच्चा। आज वकैब की क्लास बच्चा अपन लोग नहीं कर पाएंगे, और वकैब की क्लास कल रखते हैं। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।
सतीश एओ, सतीश एओ बच्चा 100 रुपये पे करो, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल एप्लीकेशन पे आओ, वहाँ पे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो। अच्छा, जिस बच्चे को किसी भी तरीके का इशू हो, आप लोग मुझे ड्रीम बैच पे क्वेश्चन जरूर पोस्ट कीजिए। बच्चा ड्रीम बैच पे क्वेश्चन जरूर पोस्ट कीजिए, क्योंकि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, तो अभी मेरा मानना है कि अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करके, अगर थ्योरी पार्ट में या स्पेशली किसी भी चीज़ पे वो मतलब डाउट है, वहाँ पे अगर आप भेजोगे तो मैं आसानी से आप लोगों को बता दूंगा बच्चा लोग। ठीक है, ठीक है ना। तो मंडे को एक तो मिलते हैं, देखो क्लास कल भी चलेगी, क्लास मैं ऑफ नहीं करूँगा, कल भी क्लास चलेगी आपको। मंडे को अपन लोग वही CHSL के प्रैक्टिस सेशन के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। प्रियंका, दो नाउन एक साथ में, एक साथ आजू बाजू लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जब नाउन के बाजू में नाउन लिखते हैं, ये हमने आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया है, नाउन के बाजू में नाउन जब हम लिखते हैं तो बस उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, इतना आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। मनीष प्रजापति, ऊपर लिंक दिया हुआ है, अगर आप यूट्यूब पे बच्चा हो, कोर्स ज्वाइन करना है तो कमेंट में ऊपर पिन है, आप वहाँ से क्लिक करो और कोर्स जाके आराम से परचेज कर लो, ठीक है। चलो, गुड नाइट बच्चा, सब लोग ख्याल रखिएगा अपना, और मिलते हैं अगली क्लास में।